हमारे सोलर सिस्टम में ज्यादातर प्लैनेट्स हाइड्रोजन की एनवायरनमेंट रखते हैं, तो उनका जो एनवलप है वो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा उसमें होती है। गोया कि जमीन में कम है, लेकिन गैस एंड्स में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा मौजूद होती है, इसलिए हमें अंदाजा है कि हमें हाइड्रोजन के सिग्नेचर्स ज्यादा मिलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिल रही हैं और हम इससे देखना चाहते हैं जिसके बारे में हम बहुत क्यूरियस हैं। मसलन एक इंफॉर्मेशन ये है कि कायनात में, सोलर सिस्टम में जो सबसे ज्यादा नजर आने वाला प्लैनेट है वो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है। वो प्लैनेट जो हमें हर सोलर सिस्टम में या ज्यादातर सोलर सिस्टम में नजर आता है, जिसे मिनी नेपच्यून कहा जाता है, वो हमारे प्लैनेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब ये प्लैनेट कैसा है? ये प्लैनेट बिल्कुल नेपच्यून की तरह है, लेकिन अगर नेपच्यून को आप धकेलें और उसको जमीन के ऑर्बिट में ले आए तो अब क्या होगा कि सूरज की गर्मी की वजह से, हिद्दत की वजह से उसकी जो एटमॉस्फेयर है वो सूरज उड़ा देगा और उसका रॉकी पार्ट रह जाएगा। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसका साइज भी कम हो जाएगा, क्योंकि नेपच्यून जमीन से तकरीबन 4 गुना ज्यादा बड़ा है। तो ये प्लैनेट जिसे मिनी नेपच्यून कहा जाता है, ये जमीन से 1.5 से लेकर 2.5 गुना बड़ा होता है। इसके बीच में इसका साइज होता है और ये हमें बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि बाकी सोलर सिस्टम में अगर ये प्लैनेट इतना ज्यादा नजर आ रहा है तो हमारे सोलर सिस्टम में मिनी नेपच्यून हमें क्यों नहीं मिल रहा। ये भी एक रिसर्च पॉइंट है जिस पर जेम्स वेब टेलीस्कोप काम करेगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप ये भी देखेगी कि वो कौन से प्लैनेट्स हैं जिनकी एटमॉस्फेयर अंदर से बनी है। एटमॉस्फेयर 2 किस्म की है। अगर आप नेपच्यून की एटमॉस्फेयर देखें, यूरेनस की देखें, सैटर्न की देखें, जुपिटर की देखें, तो ये एटमॉस्फेयर्स वो एटमॉस्फेयर्स थी जो कि फ्रॉस्ट लाइन से पीछे हैं, और जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तो एक्सटर्नली ये एटमॉस्फेयर बनी हुई थी उस वक्त की है। लेकिन जमीन की एटमॉस्फेयर थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो जमीन की जो एटमॉस्फेयर है वो अंदर से आई है, इसे सेकेंडरी एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि जो प्लैनेट्स हम दूर दराज के देख रहे हैं, एक्सो प्लैनेट्स, उनमें कितने प्लैनेट्स में सेकेंडरी एटमॉस्फेयर है और कितने प्लैनेट्स की एटमॉस्फेयर प्राइमरी एटमॉस्फेयर है। टेलीस्कोप यूनिवर्स की एक्सपेंशन देख रही थी और हबल कांस्टेंट को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही थी। हबल कांस्टेंट वो पैरामीटर है जिसके जरिए हमें ये पता चलता है, मैं आपको ग्राफ भी दिखा रहा हूं जो कि हबल लॉ का ग्राफ है, जिसके जरिए हमें पता चलता है कि हमसे दूर की जो गैलेक्सीज हैं वो बहुत तेजी से हमसे दूर जा रही हैं और करीब की गैलेक्सीज कम तेजी से हमसे दूर जा रही हैं। लेकिन ये दूर जाने का रेट क्या है, ये हमें बताता है हबल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू तकरीबन 66 से लेकर 72 किलोमीटर पर सेकेंड MPC के बीच में वेरी करती है। हबल कोशिश करती है कि वो इसको मेजर कर सके, एग्जैक्ट बता सके कि हबल कांस्टेंट कितना है, लेकिन अभी इस कैलकुलेशन में हम पूरे तरीके से कामयाब नहीं हुए। हमारा ये ख्याल है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें और ज़्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशंस देगी जिसके ज़रिए हमें पता चल सके कि हबल कांस्टेंट क्या है और उसके ज़रिए हम ये अंदाज़ा लगा सके कि हमारी कायनात इस वक्त कितनी तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने करना है। साथ साथ उन्होंने यंग सोलर सिस्टम्स को भी स्टडी करना है जो कि इस वक्त कायनात में बन रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम ये देखें कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, हमारा स्टार कैसे बना, हमारे प्लैनेट्स कैसे बने। तो इसका एक तरीका यह है कि हम बनते हुए सोलर सिस्टम्स को देखें कि वहाँ पर पानी कैसे है। हम स्पेक्ट्रम्स को देखें मुख्तलिफ किस्म के, क्योंकि इस पर स्पेक्ट्रोमीटर भी है। हम ऑर्गेनिक्स को देखें कि वहाँ पर किस किस्म के ऑर्गेनिक्स हैं, और कुछ हम लाइफ को भी देख सकते हैं। गोया कि जेम्स वेब टेलीस्कोप लाइफ की तलाश के लिए स्पेसिफिकली नहीं बनाई गई, लेकिन हम उनको भी देख सकते हैं। तो जब हम प्लैनेट्स को देख रहे होते हैं, सोलर सिस्टम्स को देख रहे होते हैं, उसमें मौजूद मुख्तलिफ केमिकल्स को देख रहे होते हैं, CO2 को, मीथेन को, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को देख रहे होते हैं, तो हम एक्चुअली इनडायरेक्टली लाइफ की ही तलाश कर रहे होते हैं। तो हम सोलर सिस्टम्स को भी स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये कुछ इमेजिन कीजिए कि बारिश हो रही है और आपने बारिश का पानी इकट्ठा करना है। आप एक टोकरी लेते हैं, एक बकेट लेते हैं और जाकर सेहन में रख देते हैं। पानी बारिश का बकेट में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बकेट का साइज बड़ा होगा, उसकी ओपनिंग ज्यादा होगी, एरिया ज्यादा होगा उसके मुंह का, तो पानी ज्यादा इकट्ठा होगा। हम गहराई बराबर रखते हैं दोनों बकेट्स की। लेकिन अगर उसका एरिया मुंह का कम होगा तो पानी कम इकट्ठा होगा।
बिल्कुल ऐसे ही जेम्स वेब टेलीस्कोप के ग्लासेस की बात हो रही है जो कि प्राइमरी रिफ्लेक्टर बनाते हैं। यहां पर 18 ग्लास इंस्टॉल किए जाते हैं। मैंने आपको बताया हेक्सागोनल शेप है और उनका साइज बहुत मैटर करता है, लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर एक ग्लास कहलाता है जिसे प्राइमरी रिफ्लेक्टर कहते हैं। अगर इसका साइज बड़ा होगा तो हम ज्यादा फोटॉन्स इकट्ठे कर सकेंगे, हम ज्यादा रोशनी इकट्ठी कर सकेंगे और ज्यादा रेजोल्यूशन के इमेजेस प्रोड्यूस कर सकेंगे, ज्यादा इंफॉर्मेशन जान सकेंगे दूर की चीजों के बारे में, सेलेस्टियल एस्ट्रोनॉमिकल चीजों के बारे में। लेकिन अगर इनका साइज छोटा रखा जाएगा तो हमें उतनी ही ज्यादा कम इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए कैच तो यह है कि हम ऐसी टेलीस्कोप बनाएं जिसमें प्राइमरी जो मिरर है वो बहुत बड़ा हो, लेकिन हमने इसको स्पेस में भी लेके जाना है और वहां पर जाने की एक कॉस्ट है। अगर हम इसका साइज ज्यादा बड़ा कर देते हैं तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए एक बैलेंस रखना है कि हमने कितना मिनिमम एरिया प्राइमरी रिफ्लेक्टर के लिए डिफाइन करना है और कितनी कॉस्ट होगी जो कि इसको स्पेस में लेकर जाने के लिए चाहिए होगी। मुस्तकबिल में हम बड़ी सैटेलाइट्स भेजेंगे जिनके मिरर्स बड़े बड़े होंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फोटॉन्स को इकट्ठा कर सकें। जेम्स वेब टेलीस्कोप में 4 मिरर्स लगे हुए हैं। मैं आपको यहां पर तस्वीर में वो सारे मिरर्स दिखा रहा हूं। तो जो सबसे बड़ा मिरर है जिसे प्राइमरी मिरर कहा जाता है, वहां पर तमाम के तमाम फोटॉन्स आके टकराते हैं। लाइट की एक रे दिखाई गई है आपको ताकि आपको आसानी हो, और रिफ्लेक्शन के बाद वो सेकेंडरी मिरर पर पड़ते हैं जो कि एक छोटा मिरर है। तो इसका मतलब यह है कि जो प्राइमरी मिरर है उसकी अलाइनमेंट ऐसी होनी चाहिए उसके सेल्स की कि जितनी भी रेज उस पर पड़े वो सारी की सारी कंसंट्रेट हो सेकेंडरी मिरर पर। सेकेंडरी मिरर के बाद ये सारी की सारी रोशनी आती है और एक तीसरे मिरर पर पड़ती है जिसे टर्शरी मिरर कहा जाता है, जो कि एक ट्यूब में है, जो कि इस टेलीस्कोप की एक ट्यूब में मौजूद है। और उसके बाद हमारे पास फाइन स्टेयरिंग मिरर आता है और आखिर में हमारे पास कैमरा सेंसर आ जाता है। तो हमारे पास 4 किस्म के मिरर्स हैं जो कि इस टेलीस्कोप में लगे हुए हैं और इनकी एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा अहम है।